फर्स्ट शिफ्ट जेईई मेंस में। मैट्रिक्स ए दे रखी है 2 0 1 1 0 0 2 3 और बी आपको कॉलम मैट्रिक्स के रूप में दे रखी है b1 b2 b3 आर द कॉलम मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स होगी। इफ ए b1 इज दिस ए b2 ए b3 तो अल्फा द सम ऑफ द डायगोनल ऑफ एलिमेंट ऑफ b एंड बीटा डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ये कॉलम मैट्रिक्स के रूप में एक b मैट्रिक्स दे रखी है, ये दे रखा है a b1 a b2 a b3। तो क्या करते हैं हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले a b1 निकाल लेते हैं। तो a b1 मान लीजिए a b1 हमें अगर निकालना है तो मैट्रिक्स एक क्या है हमारी 2 1 3 0 0 2 1 0 0 और b1 मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, b1 हम ले लेते हैं कुछ भी k1 k2 k3 k1 k2 k1 k2 k3 ले लीजिए उसके एलिमेंट्स और ये किसके इक्वल है 1 0 0 1 0 0 के हम इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन करके। तो क्या आ जाएगा 2k1 प्लस k3 और k2 k1 आ जाएगा k1 और ये क्या हो जाएगा 3k1 प्लस 2k2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1 0 0। कंपेयर कर लेते हैं तो k1 की वैल्यू क्या आ गई 0, उसी प्रकार k2 क्या आ जाएगा k1 0 हो गया तो k2 की वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी 0 और k3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो एक मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई बी मैट्रिक्स ये हो गया, k3 की वैल्यू हमारी 1 आ गई, k3 की वैल्यू 1 हो गई। अब अगला a b2 देख लेते हैं। तो a b2 क्या हो जाएगा a b2 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा क्या, यही सेम चीज बनेगी, इसको m1 m2 के फॉर्म में ले लेते हैं 2m1 प्लस m3 और ये हो जाएगा हमारा m1 और इसको ले लेते हैं 3m1 प्लस 2m2। सेम ही चीज होगी, ये तो चेंज नहीं होने वाला है, इसमें मैट्रिक्स है ये तो दोनों का मैट्रिक्स और इसके इक्वल ये चेंज हो जाएगा, वेक्टर इसका 2 0 1 हो जाएगा 2 0 1। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, m1 हमारा हो गया 0 और m2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, m2 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और m3 हमारा क्या हो जाएगा m3 हो जाएगा, अगर m1 0 है तो m3 हो जाएगी हमारा 2, m3 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये b वेक्टर आ गया हमारा b2 वेक्टर। अब हम क्या निकाल लें b3 निकाल लें। तो b3 हमारा क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर हम b3 निकालेंगे तो b3 हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो b3 हमारा हो जाएगा, b3 हम निकालें अगर तो b3 हमारा क्या हो जाएगा b3 एक सेकेंड, तो ये हो गया हमारा b1 b2 और b3 में भी यही सेम चीज कर देंगे, उसमें n ले लेते हैं तो 2n1 प्लस n3 अपॉन n1 प्लस 3n1 प्लस 2n2। ये किसके इक्वल हो जाएगा, भी कॉलम मैट्रिक्स से इक्वल कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 2 1 आ जाएगा 3 2 1। तो यहां से n1 की वैल्यू आ जाएगी 2, n1 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा क्या 2 और n1 2 हो गया और यहां से हम क्या निकाल देंगे n1 अगर 2 आ जाएगा तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो 6, तो ये हो गया 6 और 2n2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -5। तो n2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी n2 इक्वल्स टू -5/2 और n3 निकाल लें अगर हम तो ये हो जाएगा 4 और n3 हो जाएगा -1, n3 हो जाएगा -1। तो जो हमारे कॉलम क्या बन रहे हैं, पहला बन जाएगा 0 0 1, पहला बन जाएगा हमारा, तो b1 जो है कॉलम मैट्रिक्स है तो b मैट्रिक्स बना लेते हैं, वो हो जाएगी 0 0 1, ये पहला कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम मैट्रिक्स हमारी क्या बन जाएगी, ये हो गया 0 0 1
और ये हो जाएगा 0 हाफ और 2, 0 हाफ और 2, 0 हाफ और 2, और तीसरी जो हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0 हाफ एंड 2, और ये हो जाएगा हमारा क्या 2 माइनस 5/2 और -1, 2 माइनस 5/2 एंड और क्या हो जाएगा 2 माइनस 5/2 एंड -1, और ये हो गया हमारा -1। तो ये हमारी बी आ गई मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारी बी मैट्रिक्स आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा क्या है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट निकाल लो, तो इसका जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो अल्फा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा -1 प्लस हाफ, यानी कितना हो गया -1/2। अल्फा तो ये आ गया, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा यहां से निकाल लें डिटर्मिनेंट, तो 1 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा जो हमारा हो जाएगा क्या 1, ये हो गया 0 -1, यानी क्या आ गया -1। हमसे पूछ क्या रहा, मॉड ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फा क्यूब की वैल्यू हो गई -1/8 और बीटा क्यूब की वैल्यू हो गई -1, इसका मॉड तो ये आ जाएगा -9/8, यानी 9/8 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9/8 हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल आर दिस, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं, और इज ऑर्थो सेंटर इज a, इफ, तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू 36i1/i2 निकालना है। तो एक हम ट्रायंगल बना देते हैं इस तरीके से, ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं जिसके वर्टेक्स मान लीजिए ये हो गया 2,1, ये हो गया आपका 3,1, और इसको दे देते हैं यहां से 5,3,2,3। ठीक है, आर्थो सेंटर है, तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा क्या होगा कि एक हमारा पास करेगा एक्स एक्सेस से, तो हम इसको पास करा देते हैं यहां से। ठीक है, और आर्थो सेंटर यहां कहीं होगा। ठीक, तो अगर इससे पास कर रही है तो इसका मतलब है कि इसका x कोऑर्डिनेट तो यही हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5/3, तो ये तो 5/3 होगा इसका पहला x कोऑर्डिनेट, तो इसका यही हो जाएगा 5/3। अब हम y कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेते हैं कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करते हैं कि इससे एक एल्टीट्यूड पास करा देते हैं यहां से, इस पॉइंट से। यहां से अगर एल्टीट्यूड पास करोगे तो यहां किसी पॉइंट पर ये कट करेगा, तो ये 90 डिग्री है। तो इसका अगर हम स्लोप निकाल लें तो हमें इसका स्लोप पता चल जाएगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 1 - 2/3, और ये क्या हो जाएगा 3 - 5/3। तो इस लाइन का जो स्लोप है m वो हमारा क्या आ जाएगा -1/4 की 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और इसका स्लोप क्या आ जाएगा, तो इसका स्लोप जो हो जाएगा वो हो जाएगा m1 m2, -1 से हम लोग निकालेंगे, इसका 1/4 आएगा, तो इसका स्लोप हो जाएगा -4। इस वाली लाइन का स्लोप m2 क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आ गया हमारा -4। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर इक्वेशन देखेंगे तो ये हो जाएगी क्या, अगर हम इस एल्टीट्यूड की इक्वेशन निकाल लें तो हो जाएगी 4x + y = 9, 4x + y = 9। अब क्या कह रहा है कि अगर ये 4x + y = 9, अगर हम y निकाल लें तो हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो y हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 की वैल्यू, x की वैल्यू है 5/3, तो यहां से y निकाल लेते हैं, x × 5/3 + y = 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7/3। तो ये जो ऑर्थो सेंटर है हमारा a, b, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4, 5, 3 7,3। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, इंटीग्रेशन की a से b, तो प्रॉपर्टी लगा देते डिफरेंट करके डिस्टिंग रूल से, a b x sin x 4x - x² dx है, सॉल्व कर लेते हैं। तो a से b है, यानी a हमारा क्या हो गया, यहां से a हो गया 5/3 और b कितना हो गया 7/3, तो लिमिट हो जाएगी 5/3 से 7/3 x sin
x कॉमन ले लेते हैं, 4 माइनस एक्स dx, ठीक है। और यहां से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी किंग रूल करेंगे तो 4 आ जाएगी। तो सेम काम यहां कर देते हैं। तो यहां पे जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैं a से b लिख लेता हूं, उसको a से b है, बार बार बाई 3 लिखने से अच्छा है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स साइन 4 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा dx। x की जगह 4 माइनस एक्स कर देंगे और यहाँ पे 4 माइनस 4 कट जाएगा तो x बच जाएगा, ये आ जाएगा। अलग अलग करते हैं तो क्या आ जाएगा, a टू b 4 साइन x 4 माइनस एक्स, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस एक्स, ये i इक्वल्स टू चल रहा है, i इक्वल्स टू लेके चल रहे हैं हम, तो i इक्वल्स टू ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x, और ये पूरा i बन जाएगा एक तरीके से, ये भी i बन जाएगा। अगर इसको करेंगे तो i बन जाएगा, तो ये i 2i हो जाएगा, तो 2i इक्वल्स टू हो जाएगा a टू b 4 साइन 4 माइनस एक्स dx हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स dx। तो ये देखिए ये क्या बन गया है, ये हमारा i2 है, ये हमारा क्या हो गया i2 हो गया, यानी 2i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2i1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा i2। तो 2i1 इक्वल्स टू अगर i2 आ जाएगा तो 2i1 इक्वल्स टू i2, तो 2i1 अपॉन i2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी i1 अपॉन i2, तो 2i1 ये हो गया i2, और हमसे पूछ क्या रहा है i1 अपॉन i2 पूछ रहा है, तो i1 अपॉन i2 की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, 2i1 अपॉन i2 है, और हमसे पूछ रहा है i1 अपॉन i2, और हमारा ये हो गया आपका क्या 4x, ये i2 के इक्वल दे रखा है तो इसको हम i2 रख देंगे, तो ये हो गया हमारा i2 और ये हमारा हो गया 2i1। तो i1 अपॉन i2, i1 अपॉन i2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2, तो i1 अपॉन i2 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर रख देंगे 36 इंटू 1/2, यानी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 वैल्यूज आ जाएगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, किसकी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप इन चारों कंपाउंड को गौर से देखो बच्चों, इसमें यहां पर तो ये चारों कंपाउंड में अगर आपको दिख रहा है यहां पर सभी को, इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि सभी की सभी इमाइन है। और बेसिसिटी अगर मैं बात करूं बेसिसिटी की बेटा यहां पर इसमें तो होता क्या है, यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी। जितना ज्यादा एरोमेटिक नेचर होगा उतना ही ज्यादा रेजोनेंस भी होगा, और जितना ज्यादा बेटा रेजोनेंस होगा उतना कम बेसिक नेचर होगा। अगर हम एग्जाम्पल 1 को गौर से देखें यहां पर तो आपको दिख रहा होगा यहां भी एक लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, और यहां भी लोन पेयर है, बट यहां पर नो एरोमेटिसिटी, यहां एरोमेटिक नेचर है ही नहीं। इसमें देखें यहां पर, इसमें एक एरोमेटिक रिंग है, इसमें आप देखिए 2 एरोमेटिक रिंग है, ये इधर भी डीलोकलाइज होंगे, इधर भी डीलोकलाइज होंगे, ये सिर्फ यहीं डीलोकलाइज होगा। इसमें देखिए पहली रिंग ये है एरोमेटिक, दूसरी ये है, तीसरी ये है, 3 है, मतलब इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर तो हो ही रहा है। कहने का मतलब यह है ये लोन पेयर जितने ज्यादा डीलोकलाइज होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी कम होगी। क्योंकि देखिए बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है, बेसिक नेचर का मतलब यह है कि कोई भी मॉलिक्यूल, एटम या आयन कितना आसानी से अपना लोन पेयर किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दे। जरूरतमंद का मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या जिसको नीड हो उसकी, जिसमें H+ भी आ सकता है, जिसमें आने को BF3 भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो अगर हम इन चारों एग्जाम्पल को बच्चों गौर से देखें तो हमको दिखेगा जितना आसानी से ये
एमाइन ग्रुप अपना लोन पेयर डोनेट करेगा जो कि लोकलाइज है, उतनी आसानी से बाकी 3 डोनेट नहीं कर पाएंगे। अगर हम इन चारों की बात करें तो इन चारों में ये ऑप्शन 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इन चारों में सबसे ज्यादा अगर बेसिक नेचर बेटा किसी में है तो वो फर्स्ट वाले, फोर्थ वाले में, इससे ज्यादा बेसिक नेचर कोई नहीं है। बाकी 3 में अगर हम देखें यहां पर सबसे कम एरोमेटाइजेशन इसमें है, तो सबसे कम लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन भी इसमें होगा, सबसे कम रेजोनेंस भी इसमें है। इसीलिए इसके बाद नंबर आता है 1 का, 1 के बाद आता है 2 का और 2 के बाद आता है 3 का। मतलब अगर मैं इन चारों में कंपेयर करूं तो मोस्ट बेसिक बेटा जो है वो 4 है और लीस्ट बेसिक बेटा जो है वो 3 है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको हैंडल करना था इसमें। यहां पर नेक्स्ट अगली प्रॉब्लम पर बेटा आते हैं हम लोग। ये इसके बाद हमें इसमें बताना है कौन सा ये जो कंपाउंड है ये है क्या। यहां पर ये एलिसाइक्लिक है, बेंजोनाइड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या एसाइक्लिक है। इसमें सबसे पहले कैसे करना है बेटा ये समझना है यहां पर। इसमें देखो यहां पर सबसे पहली चीज जो यहां पर जो क्वेश्चन है वो बेटा कुछ नहीं है, sp3 ये चीज है, हमको बताना ये है क्या इसमें यहां पर। तो देखो यहां पर सबसे पहली चीज में बेंजीन तो है नहीं, तो ये 2 ऑप्शन तो बेटा ऐसे ही कैंसिल हो गए आपके, ये 2 ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें यहां पर। अब बचा ये या तो ये एसाइक्लिक होगा या एलिसाइक्लिक होगा। तो एलिसाइक्लिक का मतलब बेटा होता है एलिफैटिक प्लस साइक्लिक, एलिफैटिक प्लस साइक्लिक। तो अगर आप इस कंपाउंड को गौर से देखिए तो ये एलिफैटिक भी है और साइक्लिक भी है। इसीलिए ये जो कंपाउंड बेटा हमारा है वो एलिसाइक्लिक होगा, ना तो ये बेंजोनाइड एरोमेटिक है ना साइक्लिक है, कुछ नहीं है। जो कंपाउंड हमारा बच्चों है ये यहां पर एलिसाइक्लिक है क्योंकि इसमें एलिफैटिक चेन के भी कैरेक्टर मौजूद हैं और साइक्लिक के भी कैरेक्टर बेटा मौजूद है। इसीलिए हम इस कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कहेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लिखा है ये रीजन एसर्शन का है। क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि बोरॉन हैज एक्सेप्शनल हाई मेल्टिंग पॉइंट। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दूसरा पॉइंट ये है, रीजन दिया हुआ बोरॉन हैज स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। अब क्वेश्चन है क्या दोनों स्टेटमेंट सही है या दोनों में से कोई एक गलत है। तो बेटा होता क्या है यहां पर, सबसे पहले हम एसर्शन की बात करते हैं। ग्रुप 13 में नो डाउट कि बोरॉन क्या होता है, सबसे छोटा होता है। अगर हम ग्रुप 13 की बात करें, बोरॉन जो होता है वो स्मॉलेस्ट इन साइज है और बाकी कंपैरिजन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे ज्यादा होगा। इसीलिए जो उनके नेबर एटम होंगे वो एक दूसरे से टाइटली और क्लोजली स्टक होंगे और टाइटली और क्लोजली स्टक होने की वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, जो बॉन्ड स्टेबिलिटी होगी, जो कोवेलेंट नेचर होगा, वो ना केवल स्टेबल होगा बल्कि वो स्ट्रॉन्ग भी होगा। अगर इनके और इनके नेबर एटम के बीच बनने वाला बॉन्ड स्टेबल है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड एक लैटिस फॉर्म करेंगे और जब वो प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड लैटिस फॉर्म करेंगे तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी बेटा यहां पर। और अगर आप इसको ज्यादा एनर्जी देंगे तो इसका मतलब हुआ क्या यहां पर कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत हाई होगा। इन जनरल कहा जाता है कि एज द मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास इंक्रीजेस देन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। बट यहां बेटा ऐसा नहीं है। बोरॉन के केस में जो एटॉमिक मास हो, जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उनकी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन करेगा। बीइंग स्मॉलर इन साइज, लैटिस जो होगी वो वेल प्रॉपर्ड होगी, स्ट्रक्चर्ड होगी, स्टेबल होगी एंड सिमेट्रिकल होगी। इस वजह से
जो भी एग्जिस्टिंग कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे वो पहले से ज्यादा स्टेबल होंगे और वेल अरेंज होंगे। इसीलिए उनको ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यही वजह है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होंगे। तो देखा जाए तो बेटा रीजन भी सही है और रिजर्वेशन भी सही है इसमें यहां पर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है इफ a liquid shows negative deviation from Raoult's law then it will be। अगर कोई लिक्विड नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इसके मायने क्या है? देखिए यहां पर अगर कोई भी लिक्विड नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है मतलब बेटा ये होता है कि जो सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है वो सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा है। ऐसी केस में नए बॉन्ड आसानी से बनेंगे और पुराने बॉन्ड आसानी से टूटेंगे। इसका मतलब यह हुआ जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर है वो बेटा डिक्रीज हो जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर बेटा जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस ये बात है सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन ब्रेक डाउन होंगे, और अगर वो ब्रेक होंगे तो सिस्टम से एनर्जी बाहर होगी, और अगर सिस्टम से बेटा एनर्जी बाहर होगी तो जो मिक्सचर बनेगा उसकी जो नेट एंथैल्पी चेंज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वो लेस देन जीरो हो जाएगा। यही बेटा इसका मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो इजिली क्या हो जाएगा, होमोजीनियस होगा और सिंगल लेयर्ड हो जाएगा आपका। यही बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। ये सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO, इनका बॉन्ड ऑर्डर बेटा हमें जानना है। अगर आप गौर से देखिए तो ये सभी हेटेरोएटॉमिक हैं, और अगर ये हेटेरोएटॉमिक हैं तो इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ये बनेगी सिग्मा 1s सिग्मा 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s देन पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। ये बेटा बनता है इसे यहां पर। अब कैसे करेंगे देखिए आप, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन 8 प्लस 6 होता है बेटा 14, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन क्या है यहां पर 8 माइनस 1 कर दीजिए, ये हो गया 14। मतलब दोनों के पास बेटा जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो 14 है। अरेंज कर लेते हैं हम लोग इसको यहां पर। कैसे अरेंज करेंगे यहां पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। अब अगर हम यहां पर बॉन्ड ऑर्डर चेक करें बच्चों यहां पर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगी 10 - 4/2, ये आएगी 6/2 मतलब 3। मतलब इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी 3 और इसकी भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी 3। दोनों को ऐड कर देंगे बेटा तो ये आएगी 6। यही इसका करने का तरीका था। इन्होंने कहा व्हाट इज द सम ऑफ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बोथ, तो ईच वन है बॉन्ड ऑर्डर 3, तो दोनों का कंबाइंड बेटा जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 6 आएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका था इसमें आप